ये नजारा चीन का है। कुछ हफ्ते पहले वहां की सड़कों पर सभी ट्रैफिक लाइटें इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि वहां बिजली की किल्लत हो गई थी। सिर्फ चीन ही नहीं, यूरोप और भारत में भी कोयले की कमी के चलते बिजली के उत्पादन पर उल्टा असर हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों में पावर कट, लोड शेडिंग की घटनाएं बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र और पंजाब में कुछ थर्मल पावर स्टेशन बंद हो गए हैं। जाहिर है ये सारा संकट कोयले की कमी से पैदा हुआ बताया जा रहा है। कोविड के बाद वापस ट्रैक पर लौट रही अर्थव्यवस्था के लिए ये चिंता की बात है। एक तरफ इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह कोयले के संकट पर चिंता जताते हैं, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोयले और बिजली की कमी को आधारहीन बता रही हैं। सारांश के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में कोयला संकट क्यों है और इससे क्या-क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। भारत में कुल 104 थर्मल प्लांट हैं। थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयले से बिजली पैदा करने वाले कारखाने। 30 सितंबर को इनमें से 15 पावर प्लांटों में कोयले का भंडार खत्म हो गया। इनकी सामूहिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 14,875 मेगावाट है। वहीं 9 अक्टूबर तक 39 थर्मल पावर प्लांट ऐसे थे जहां केवल अगले 3 दिन का कोयला भंडार बचा था। आमतौर पर थर्मल पावर प्लांट 15 से 17 दिन का एडवांस कोयला भंडार रखते हैं। कोयला संकट के बारे में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह कहते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि हम सुरक्षित हैं। यदि आपके पास 40,000 से 50,000 मेगावाट ताप क्षमता है और 3 दिनों से कम का स्टॉक है तो आप सुरक्षित नहीं हो सकते। भारत का ये संकट मूलतः 2 वजहों से बताया जा रहा है। पहला, चीन से कोयले के आयात में रुकावटें आना और दूसरा, इस बार अपेक्षा से लंबे समय तक खिंच गए मॉनसून के चलते देश के अपने कोयला खदानों में उत्पादन पर बुरा असर हुआ है। भारत में नहीं, पड़ोसी देश चीन भी कोयला संकट से जूझ रहा है। कोयले की कमी, ईंधन की ऊंची कीमतों और महामारी के बाद बढ़ती औद्योगिक मांग ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में बिजली की व्यापक कमी को जन्म दिया है, जिसके कारण कोयले की सप्लाई चेन बाधित हुई है। ये संकट यूरोप में गहरा गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मन बिजली उत्पादकों को कोयले की कमी के कारण अपना उत्पादन रोकना पड़ा है। चीन ने अपनी सरकारी कंपनियों से कोयला भंडार सुरक्षित रखने के लिए कहा है। हालात इस तरह से हो गए हैं कि यूरोप में खराब क्वालिटी का कोयला और फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आने वाले समय में पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। राजनीतिक दावों में देश में संकट अभी नहीं आया है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। राजस्थान में कोयले की कमी के चलते पावर कट की आशंका जताई है। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे बिजली के बेवजह इस्तेमाल से बचें। इसके अलावा बिहार, दिल्ली, पंजाब और देश के अलग अलग राज्यों में पावर कट देखने को मिला है। रॉयटर्स के मुताबिक कोयला संकट का असर अलग अलग राज्यों पर देखने को मिल रहा है। झारखंड में 18 से 24% बिजली की कमी दर्ज की गई, जबकि बिहार और राजस्थान को बिजली की आपूर्ति 6 से 17% तक कम थी। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 52.6% कोयला और कोयले का सबसे खराब फॉर्म लिग्नाइट को मिलाकर करीब 55% बिजली का उत्पादन होता है। वहीं देश में 7.4% बिजली फॉसिल फ्यूल से बनती है। बची हुई बिजली उत्पादन के लिए नॉन फॉसिल फ्यूल के स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत जैसे हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। यानी तमाम एनर्जी सोर्सेस में बिजली उत्पादन के लिए हमारी निर्भरता कोयले पर सबसे अधिक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। वहीं कोयले के भंडार के मामले में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। बावजूद इसके भारत पर्याप्त मात्रा में कोयले का उत्पादन करने में असमर्थ है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत कोयला आयात करता है, लेकिन पिछले साल भारत का कोयला आयात घटा है। साल 2017-18 में 208.24 मिलियन टन की तुलना में भारत ने साल 2018-19 के दौरान 235.34 मिलियन टन, 2019-20 के दौरान 248.53 मिलियन टन और साल 2020-21 के दौरान 214.9 मिलियन टन कोयला आयात किया। कोयला संकट के कारणों और चुनौतियों को समझने से पहले भारत में कोयला क्षेत्र को संक्षेप में जान लेते हैं। भारत में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया था। पहली बार अक्टूबर 1971 में बिहार और पश्चिम बंगाल में 241 कोल खदानों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। फिर जनवरी 1973 में पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की 711 गैर कोकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इनमें से 184 झरिया कोल फील्ड्स खानों को प्रशासनिक सुविधा के लिए BCCL को स्थानांतरित कर दिया गया था।
वहीं शेष खदानों को जून 1973 में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल माइंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया। साल 1975 में कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत सभी कंपनियों को सम्मिलित कर लिया गया। 1990 के दशक की शुरुआत में सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने निष्कर्ष दिया था कि अगर देश में बिजली की खपत तेज हो जाती है तो कोल इंडिया लिमिटेड से इस मांग को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके कारण 1993 में कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम CMNA में एक संशोधन किया गया। इसके जरिए कोल इंडिया लिमिटेड से 28 बिलियन टन के 200 कोयला ब्लॉक लेकर सरकार को दे दिए गए। सरकार ने इन्हें निजी कंपनियों को बेच दिए, लेकिन साल 2007 और 2016 के बीच तेजी से बढ़ती बिजली क्षमता के बावजूद ये प्राइवेट कंपनियां कोयले का कोई उल्लेखनीय उत्पादन करने में विफल रहीं। राजनीति ने भी कोयला सेक्टर का जमकर फायदा उठाया। मार्च 2012 की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में CAG ने भारत सरकार पर 2004 से 2009 की अवधि के दौरान गलत तरीके से कोयला ब्लॉक आवंटित करने का आरोप लगाया। CBI ने कहा था कि सरकार ने नीलामी के बिना ही कोयला ब्लॉकों का आवंटन कर दिया। कुछ कंपनियों को जरूरत से ज्यादा कोयला दे दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि नीलामी ना करने के चलते सरकार को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मई 2012 में उस समय भाजपा सांसद रहे प्रकाश जावड़ेकर और हंसराज अहीर की शिकायत के आधार पर CBI जांच का निर्देश दे दिया था। अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 218 कोयला ब्लॉकों में से 214 का आवंटन रद्द कर दिया। अब आते हैं भारत में वर्तमान में चल रहे कोयला संकट की तरफ। 2019 में इसी अवधि की तुलना में अकेले पिछले 2 महीनों में बिजली की खपत में लगभग 17% की वृद्धि हुई है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत की बिजली की मांग जुलाई 2019 के बाद से अब सबसे अधिक है। इस साल जुलाई में बिजली मांग 124.8 बिलियन यूनिट रही। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कोविड के बाद अब आर्थिक गतिविधियां सामान्य होनी शुरू हो गई हैं। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कोयला संकट की एक वजह मिडिल क्लास को भी बताया है। उनके मुताबिक बिजली की डिमांड रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ेगी। 28.2 मिलियन कंज्यूमर बढ़ गए हैं। इनमें अधिकतर लोअर मिडिल क्लास और गरीब हैं जो पंखे, लाइटें और टेलीविजन सेट खरीदते हैं। सितंबर में कोयला उत्पादन मोटे तौर पर 40.7 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल के समान ही है। अगस्त और सितंबर में झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कोयला खनन क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश ने समस्या को बढ़ा दिया, जिससे इस अवधि के दौरान कम उत्पादन हुआ। क्योंकि लगभग पूरे विश्व में इस समय कोयले का उत्पादन कम हो रहा है, मांग ज्यादा होने के कारण कोयला भी महंगा हो गया है। भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक इंडोनेशिया में कोयले की कीमत मार्च के बाद से 200% से अधिक हो गई है और सप्लाई चेन बाधित हो गई है। ऐसे में घरेलू उत्पादन पर दबाव पड़ा है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी परिवर्तन हुए हैं, जिसकी भारत में कोयला संकट में भूमिका रही। ग्रीनफ्लेशन यानी रेन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ी हैं। इसने ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज के उत्पादन को महंगा बना दिया है, यानी इन सोर्सेज के माध्यम से कम ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। आज भी भारत में रेन्यूएबल एनर्जी स्रोतों के बुनियादी ढांचे में कमी है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में कम निवेश हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश बिजली वितरण कंपनियों या डिस्कॉम को हर साल घाटा हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 में कुल घाटा 90,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस घाटे के कारण डिस्कॉम जनरेटर के लिए समय पर भुगतान नहीं कर पाती। मार्च 2021 तक 67,917 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। मध्य पूर्व की अस्थिरता भी एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के तौर पर ऊर्जा संकट के बीच ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी वो मुल्क जिनके पास दुनिया के कोल और तेल के लगभग 80% रिजर्व्स हैं, अभी ओपेक महामारी के दौरान हुए नुकसान को रिकवर करने में लगा हुआ है, जिसके चलते अभी और तेल का सप्लाई नहीं किया जाएगा, जिससे तेल की कीमतों में इजाफा होगा। अब तो त्योहारों का मौसम भी आ चुका है और ऐसी संभावना है कि बिजली की खपत अभी और बढ़ने वाली है, जो उत्पादन पर और दबाव डालेगी। जरूरत कोयला क्षेत्र में आपात सुधार करने की है। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। कोयला खदानों की नीलामी को पारदर्शिता बनाने की कोशिश की गई है। सरकार ने कहा कि उसने कैप्टिव माइंस या निजी खदानों से कोयले की 50% बिक्री की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है, यानी जब भी ऊर्जा कंपनियां चाहें तो वहां से भी कोयला ले सकती हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने 1993 में अपनी कैप्टिव खनन नीति पेश की थी।
क्योंकि कोयला कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद ये कंपनियां पूरी तरह से बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए स्टील और आयरन कंपनियों को खुद कोयला खानों से उत्पादन की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रहलाद जोशी का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों और बारिश के चलते कोयला भंडार में कमी आई है। बारिश के बाद गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी। ये संकट भारत को ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ने के लिए चेतावनी है। सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी में निवेश बढ़ाना होगा और बिजली के लिए कोयले पर से निर्भरता को कम करने की जरूरत है। ये न केवल कोयला संकट से मुक्ति दिलवाएगा, बल्कि घरों में बिजली सस्ती हो जाएगी और पर्यावरण साफ हो जाएगा। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।